सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 2022 स्पेसिमेन पेपर चलिए जी, ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। आपको एक इनकम्प्लीट पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है और एक्चुअल वन आपके पास पेपर के एंड में होगा। आपको कह रहा है कि इस पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। आवाज आ रही है? हाँ बेटा अब्दुल रहमान बोलो। सर ये रिकॉर्ड भी कर दें, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है बेटा? ये अपलोड भी कर दीजिए आप। जी जी। अच्छा जी, अब क्या होगा, ये आपके पास डिफरेंट एलिमेंट इसने गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिगर 1.1 आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट फॉर्म अ सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड एंड एन इनसॉल्युबल सल्फेट। ठीक है जी, बताइए कौन कौन से सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड होंगे और कौन कौन से इनसॉल्युबल सल्फेट होंगे, जो आपको गिवन है। ठीक है, मेरी बात गौर से सुनिएगा। याद रखिएगा, ग्रुप 2 की बात कर रहा है ये। ग्रुप 2 में लास्ट के दो हाइड्रो ऑक्साइड सॉल्युबल होते हैं। ग्रुप 2 के शुरू के दो सल्फेट मोर सॉल्युबल होते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? ये देखिए, ये ब्रिलियम है, ये मैग्नीशियम है, ये कैल्शियम है, ये स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, ये रेडियम है। अगर इनके सल्फेट होंगे तो लास्ट के दो इनसॉल्युबल या शुरू के दो सॉल्युबल, एक ही बात है। लेकिन अगर हाइड्रोक्साइड होता बेटा, हाइड्रोक्साइड, तो याद रखिएगा लास्ट के दो सॉल्युबल होते हैं। तो मेरा बेटा बताइए वो कौन सी चीज, कौन सा एलिमेंट है जो पीआई टेबल इन्होंने ब्लैक से लिखा हुआ है, जो सॉल्युबल है हाइड्रोक्साइड और इनसॉल्युबल है सल्फेट? बोले। बेरियम। बेरियम। क्यों कैसे मालूम चला आपको? क्योंकि जो सल्फेट है वो इनसॉल्युबल है, तो लास्ट वाला ही होगा, और हाइड्रोक्साइड लास्ट वाला ही सॉल्युबल होता है। तो यहां मैंने बेरियम हाइड्रोक्साइड भी लिखा है, मोर सॉल्युबल। दैट्स व्हाई आंसर इज बेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपने ग्रुप 17 बताना है। मुझे कैसे मालूम चला? क्योंकि इसने पूछा है वोलेटाइल एलिमेंट, वो कौन सा ग्रुप है जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन होते हैं। बताइए वो कौन सा ग्रुप है जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन होते हैं। वो ग्रुप 17 है। फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन सॉलिड, एस्टेडीन सॉलिड। तो भाई ग्रुप 17 है। तो मुझे ग्रुप 17 में कौन सा एलिमेंट नजर आ रहा है? एक फ्लोरीन और एक एस्टेडीन, एक फ्लोरीन और एक एस्टेडीन। तो बताइए फ्लोरीन ज्यादा वोलेटाइल है या एस्टेडीन? फ्लोरीन। बिल्कुल आपने कहा मोस्ट वोलेटाइल, तो फ्लोरीन इज मोर वोलेटाइल। क्यों मोर वोलेटाइल है? लेस इलेक्ट्रॉन, लेस वेंडरवॉल, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट।
क्वेश्चन नंबर 3, वो कौन सा एलिमेंट है जो ब्लैक कलर से लिखा है जिसका कैटाइन लार्जेस्ट होगा? आइए देखते हैं। तो बेटा लार्जेस्ट कैटाइन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में से हो सकता है। बताइए, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है ना? Yes, sir. तो या तो सीसियम होगा या बेरियम होगा। तो बेटा सीसियम होगा, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस। तो दो ही ऑप्शन थे, सीजियम या बेरियम। तो मैंने आंसर लिखा है सीजियम। क्यों सीजियम लिखा बेटा? क्योंकि सीजियम डाउन द ग्रुप साइज बड़ा होगा इसका, और अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज, तो सीजियम ही ऑप्शन बनता है। चलिए अब इसका बी पार्ट है। आपको एक ग्राफ दिया है जिसमें आयोनाइजेशन एनर्जीज गिवन है और ये सक्सेसिव हैं। द लेटर्स आर नॉट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। आपने बताना है कि पहले तो बताइए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन, 2 मार्क के लिए। बताइए क्या डेफिनेशन लिखेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की? बेटा आप में से किसी को आती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी? Sir, it is the energy required in order to turn a gaseous atom to a gaseous plus one ion. ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैशियस एटम टू फॉर्म गैशियस प्लस वन आयन। करेक्ट आंसर है, 2 मार्क के लिए आपने सही बोल दिया। अब ये कह रहे हैं सजेस्ट व्हाई द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बी इज मच लेस देन दैट ऑफ ए इन फिगर 1.2। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? सवाल में ये पूछा है भाई बी की एकदम इतनी कम क्यों है? जी सर। है ना बेटा? अब आइए इसको करते हैं। क्यों? आइए मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, वो गौर से देखिएगा। सर ए हाँ बेटा। ग्रुप 1 को बिलोंग करता है ना? नहीं, अभी हम कुछ कह नहीं सकते ना, सक्सेसिव है, हो सकता है ग्रुप 3 से स्टार्ट किया हो इसने। सर उसका न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगी। बेटा अभी तो हम कुछ भी नहीं कह सकते ना, अगर आप पहले से ही कहना शुरू कर देंगे तो हमें नहीं मालूम है। हो सकता है शेल चेंज हुआ हो सकता है कुछ और हुआ हो। तो अब हम क्या करेंगे, देखें गौर से। हम काउंटिंग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद आपको याद होगा ये ग्रुप नंबर है, तो अक्रॉस द पीरियड प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस, shielding remains same, more energy is required to remove the electron, ionization energy increases। तो बेटा 8 की ज्यादा होगी, 7 की कम होगी, ऐसे होगा। लेकिन याद रखिएगा 2 एक्सेप्शन है इसमें, एक 2 3 का और एक 5 6 का। 2 की ग्रेटर होती है 3 से, 5 की ग्रेटर होती है 6 से। बस ये एक्सेप्शन है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है मेरा बच्चा? यस सर। तो अब आप गौर से देखें कि कौन सा पैटर्न इस इक्वेशन को मैच कर रहा है। आप गौर से देखें कौन सा पैटर्न इसको कर रहा है। देखिए डी ई एफ इंक्रीज हो रहा है, जी सर। डी ई एफ इंक्रीज हो रहा है। तो बताइए वो कौन से 3 है जो इंक्रीज होते हैं? फिर यहां देखिए ये डिक्रीज हो रहा है। 6 बोलो 7 बेटा। 8 6 7। इंक्रीज। अच्छा आप ये देखें ड्रास्टिक चेंज भी आपको नजर आ रही है ए और बी में। जी सर।
इसका मतलब है डेफिनेटली शेल चेंज हुआ है। अगर ड्रास्टिक चेंज आ रही है तो इसका मतलब है डेफिनेटली शेल चेंज हुआ है। और शेल कहाँ चेंज होता है बेटा? ग्रुप 8 के बाद। इसका मतलब है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। बोलो बेटा इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं? जी सर। पहले 8 है, फिर ड्रास्टिक चेंज आ गया, शेल चेंज हो गया, ग्रुप 1 आ गया। फिर ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 की ज्यादा होती है ग्रुप 1 से, ऐसा ही है। फिर ग्रुप 3 है, ग्रुप 3 की ग्रुप 2 से कम होती है। बोलो मेरा बच्चा, क्या तुमको ये पूरा ट्रेंड नजर आ गया? जी सर। अब वो पूछ रहा है कि बताओ बी की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी कम क्यों है? मार्क्स है इसके 3, बोले क्या लिखेंगे? सर शेल चेंज हुआ है। तो किसका शेल कम होगा? ए का। बी का शेल ज्यादा होगा। जी सर। ज्यादा शेल, ज्यादा शील्डिंग, न्यूक्लियर मोर ट्रैक्शन एटॉमिक्स, डिक्रीज। न्यूक्लियर ट्रैक्शन डिक्रीज, मोर शील्डिंग, ऐसे ही है ना बेटा? जी सर। सर प्रोटॉन नंबर पे भी डिपेंड करता है, तो बी का प्रोटॉन नंबर कम होगा आई गेस। देखो शेल चेंज हो गया ना, जब शेल चेंज होता है तो प्रोटॉन नंबर इज नॉट सिग्निफिकेंट। ओके ओके। मेरी बात समझ में आ रही है? तो भाई आपने क्या क्या लिखना होगा ए से बी जाते हुए? देखो मेरे प्यारे बच्चा, मैंने टाइम बचाने के लिए तुमसे डिस्कशन करने के लिए पहले से सॉल्व किया हुआ है। मैं तुम्हें इसकी पीडीएफ भी शेयर करूंगा बेटा। प्लीज मुझसे बातें शेयर करो, अगर समझ में ना आए मुझसे पूछो। तो मेरा बेटा ए से बी जाते हुए शेल चेंज हुआ है, बी का शेल ज्यादा है, बी की शील्डिंग ज्यादा है, बी का शेल ज्यादा है, बी की शील्डिंग ज्यादा है, बी की न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम है, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। यही सब कुछ मैंने यहाँ लिखा है। आ जाइए अब सी पे आ जाइए। सर एक एक मिनट मिनट रुकना कर। मैं आपको ऊपर दिखा रहा हूँ बेटा। अब तक मैंने आपको 3 पेपर कराए। 2017 कराया, 2016 कराया था, 22 कराया था, और आज मैं करवा रहा हूँ 2020 का स्पेसिमेन पेपर। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्केच अ ग्राफ टू शो द ट्रेंड इन द एटॉमिक रेडियस ऑफ सक्सेसिव एलिमेंट्स पीरियड 3। तो भाई मैंने पूरे पीरियड 3 के एलिमेंट लिख दिए यहाँ पे। तो बताइए एटॉमिक रेडियस पूछ रहा है ना, अक्रॉस द पीरियड प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस, शेल रिमेन सेम, शील्डिंग रिमेन सेम। बोलो मेरा बच्चा ऐसा ही है? यस सर। तो भाई ग्राफ डिक्रीजिंग बनाया है मैंने ऐसे। बेटे क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये जी सर। जी सर। सर एक बार रिपीट करें। मैंने आपसे ये कहा, अक्रॉस द पीरियड प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस, shell remains same, shielding remains same, nuclear attraction increases, size decreases। ये देखिए बेटा, यही पूछा था, यही लिखा है। एक्सप्लेन योर आंसर टू C1। क्यों ऐसा ग्राफ बनाया है, एक्सप्लेन करे। अक्रॉस द पीरियड प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, शेल रिमेन सेम। थर्ड, shielding remains same, nuclear attraction increases as proton number increases। attraction between nucleus and electron की बात हो रही है भाई, तो डेफिनेटली श्रिंक होना है उसने। सर हाँ मेरा बेटा, ये मैंने पूरा क्वेश्चन 1 करा दिया। बोले। सर सवाल में क्या नाम है, जो एटॉमिक रेडियस का पूछा है, जब हमने कॉपी में बनाया था उसके अंदर तो सल्फर के बाद वो इंक्रीज होगा आर्गन से। आप गौर से चेक करिए, क्या वो एटॉमिक रेडियस ही है?
आप जरा चेक करिए कहीं वो आप बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट नहीं देख रहे, क्योंकि सल्फर एसिड होता है। चलिए आगे बढ़ रहे बेटे। वो आयोनिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस। जी 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 बेटा, बिल्कुल सही कह रही हैं। चलिए जी, फिर समझ आ गई बात। जी सर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। कह रहा है कार्बन एंड सिलिकॉन आर एलिमेंट्स इन ग्रुप 14। कार्बन एंड सिलिकॉन आर एलिमेंट्स इन ग्रुप 14। अब आपसे कह रहा है कि C60 बताइए। बताइए C60 किस बला का नाम है? बक्की बॉल। बक्की बॉल। बक्की बॉल, बिल्कुल सही कहा, बक्की बॉल। इसका दूसरा कोई नाम पता है आपको? और फ्लोरीन। फ्लोरीन, बिल्कुल सही कहा आपने। इसका इस सिंपल टर्म में स्ट्रक्चर बताना है। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, C60 सिंपल मॉलिक्यूलर है कि जाइंट है? सिंपल। इसमें कितने हेक्सागोन है, कितने पेंटागोन है बेटे? 20 and 12। आइए मैं आपको इसको दिखा भी देता हूँ कि बक्की बॉल की शक्ल देख लेते हैं, क्योंकि हमने सॉल्व किया हुआ है पेपर, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। बक्की बॉल्स बेटे, ये आ गई बक्की बॉल्स। ये है आपके पास बक्की बॉल। वापस जाते हैं पेपर में, ये देखिए ये आ गया मेरा बच्चा बक्की बॉल। 60 कार्बन हैं और वो एक दूसरे से बॉन्ड बनाए हुए हैं बेटे, कोवेलेंट। देखो बेटा, आपको नजर आ रहा है ये देखिए हेक्सागोन नजर आ रहा है ये? जी सर। अच्छा, यही पेंटागन भी नजर आ रहा है आपको, ये देखें। जी सर। तो इसके अंदर हेक्सागोन भी है, पेंटागन भी है। ये आपने 2 मार्क के लिए स्ट्रक्चर बता दिया। सिंपल मॉलिक्यूलर है, सिंपल लेटेस्ट स्ट्रक्चर है, जिसमें 20 हेक्सागोन और 20 पेंटागन है। सर इसमें 20 हेक्सागोन और पेंटागन लिखना जरूरी था? यार जगह थी तो मैंने मुनासिब ही समझा कि स्ट्रक्चर में ये लिखना जरूरी है। ओके सर। क्योंकि अगर मैं इसमें एमआर लिखूंगा तो वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है। ओके सर, थैंक यू। या तो मैं C60 लिखता, इसका नाम लिखूंगा अनदर नेम, तो उस पर नंबर नहीं मिलेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में लिखना पड़ेगा। तो यही चीज मुझे समझ आ रही है। इसमें 120 ट्रायगोनल प्लेनर वगैरह लिख सकते हैं, कितनी हाइब्रिडाइजेशन है। अगर आप ये लिखेंगे 120 और इसकी हाइब्रिडाइजेशन, तो वो तो वो ज्योमेट्री में आ ज्योमेट्री में आ जाए, जाएगा ना? स्ट्रक्चर में नहीं आएगा। स्ट्रक्चर में आपने सिंपल मॉलिक्यूलर और लेटेस्ट लिखना है। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए ग्रेफाइट भी सबलाइम होता है, बक्की बॉल भी सबलाइम होती है, नैनो ट्यूब भी सबलाइम होती है। तो आप देखें, ये मैंने इसमें लिखा है 800 में ये सबलाइम हो रहा है C60, और डायमंड जो है ना 3800 केल्विन में हो रहा है सबलाइम। दोनों सबलाइम हो रहे हैं। आप बता सकते हैं, अभी मैंने बोल के गया हूँ, C60 इतने कम टेम्परेचर पे हो रहा है और डायमंड इतने ज्यादा टेम्परेचर पे क्यों हो रहा है बेटा? सर क्योंकि वो C60 सिंपल मॉलिक्यूलर है, डायमंड कौन? जाइंट है। डायमंड मॉलिक्यूलर। डायमंड इज सिंपल मॉलिक्यूलर। नो सर। नो सर, C60 है। C60 सिंपल मॉलिक्यूलर है, C डायमंड जाइंट मॉलिक्यूलर है। एक नंबर मिल गया। और क्या लिखेंगे? सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वॉल होती है और डायमंड में कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। डायमंड में थ्रू आउट द स्ट्रक्चर कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है, और C60 में टेम्परेरी इंड्यूस डायपोल होता है। ये भी बिल्कुल बात सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। सर डायमंड में मेटलिक बॉन्डिंग नहीं होती?
नहीं, डायमंड में कोई मेटालिक बॉन्डिंग नहीं है, डायमंड में थ्रू आउट द स्ट्रक्चर कोवेलेंट बॉन्डिंग है। ओके सर। अगर आप डायमंड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो डायमंड कुछ इस तरह का है, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, फिर कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन, ये फिर हर तरफ कार्बन ही कार्बन हो जाएंगे, जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है मेरा बच्चा, तो एक नंबर मिला आपको सिंपल मॉलिक्यूलर जाइंट का, एक नंबर मिलना चाहिए वंडरवॉल और टेम्परेचर डाइपोल, या उसमें लिखना पड़ेगा थ्रू आउट द स्ट्रक्चर कोवेलेंट बॉन्डिंग। एक नंबर कभी कभी इस पर भी होता है, हेंस मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम दिस अट्रैक्शन टू मेल्ट। क्या आपको मेरी बात, ये देखें लिखा है मैंने, तीनों पॉइंट लिखे, तीनों पॉइंट लिख के 4 मार्क का था, 4 मार्क के लिए। देखिए मैंने क्या लिखा पहले, सिंपल मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग वैंडरवॉल, डायमंड में थ्रू आउट द स्ट्रक्चर कोवेलेंट और जाइंट, hence more energy is required to overcome this attraction to sublime। बोलो बेटा, इस आंसर से सेटिस्फाई हो, आगे बढ़े? यस सर। चलो जी, अगला है C60 forms hydrocarbons with similar chemical properties to those of alkene. One such hydrocarbon is C60H18। Define hydrocarbon। तो बेटा हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो। जी सर। ओनली कलर्स लगाना जरूरी है, हाँ, इसके नंबर है असल ओनली। चलिए सेकंड पार्ट है, ये आपके पास एक अल्केन है, बताइए अल्कीन को चेक करने का कोई केमिकल टेस्ट बताएं, क्या होगा? सर ब्रोमीन डालेंगे तो ब्रोमीन होगा तो डीकलराइज हो जाएगा। बिल्कुल सही। देखिए आपसे पूछा था केमिकल टेस्ट, आपने मुझे बता दी ऑब्जर्वेशन भी। आपसे कहा केमिकल टेस्ट, तो आप लिखेंगे ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ एक्वस ब्रोमीन या ब्रोमीन वाटर। आपसे पूछेगा ऑब्जर्वेशन, तो आप बोलेंगे रेडिश ब्राउन या ऑरेंज कलर, मार्किंग स्कीम में ऑरेंज भी लिखा है, रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर या डीकलराइजेस। सर मुझे आपसे ये पूछना था कि उसमें ऑरेंज लिखा हुआ था, तो रेडिश ब्राउन सही है लिखा? हाँ बेटा, रेडिश ब्राउन भी सही है और वो भी सही है। असल में पता है, अगर आप गौर से देखें, मैंने लिखा है रेडिश ब्राउन, इसका मतलब है कि मैंने अभी ऐड नहीं किया है, मेरे पास जो ब्रोमीन की बोतल है उसमें ब्रोमीन रेडिश ब्राउन है। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन जब मैंने डाल दिया तो ऑरेंज हुआ, ऑरेंज कलर होने के बाद वो फौरन डीकलराइज होके कलरलेस हो गया। आप फर्क समझ रहे हैं? जी सर। तो अगर आप लिखते हैं रेडिश ब्राउन कलर डीकलराइजेस तो भी सही है, ऑरेंज कलर डीकलराइजेस तो भी सही है। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कह रहे हैं, आपके पास C60 है, न्यूमेरिकल आ रहा है, गौर से सुनना बेटा। ये आपको C60 का मास दिया हुआ है, ये M लिखा आपने इसका। अच्छा, ये हाइड्रोजन का वॉल्यूम आ गया, हाइड्रोजन का वॉल्यूम, और ये टेम्परेचर आ गया बेटा, और ये प्रेशर आ गया। जब भी ये तीन चीजें आ जाती है ना, मेरे जहन में आता है PV इज इक्वल टू nRT। आपने इसको हीट किया है, इन दोनों को हीट किया है, और आपके पास एक कंपाउंड बन गया जिसका फॉर्मूला है C60H2X। आपसे कह रहे हैं आफ्टर द रिएक्शन द कंटेनर इज अलाउड टू कूल एट 220 डिग्री सेंटीग्रेड, द प्रेशर इज डिक्रीज टू 2.21 इंटू 10 टू पावर 4। पहले ये था, अब ये हो गया। भाई मेरी बात सुनो, हाइड्रोजन कम हुई है ज्यादा हो जाएगी रिएक्शन के बाद? बेटा रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन कम हो जाएगी ना, कम हो जाएगी तो प्रेशर कम हो जाएगा।
बोलो बेटा, बात समझ आ रही है? यस सर। जी सर। बताइए कितने प्रोडक्ट बने, एक या दो? एक। जब सिंगल प्रोडक्ट बनता है उस रिएक्शन का नाम क्या होता है? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। तो ये एडिशन रिएक्शन है। नाम पूछा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन रिएक्शन या हाइड्रोजनेशन, ब्रैकेट में लिख दिया। बताइए कार्बन कितना ग्राम है बेटा? 0.144। क्या इसके मोल निकाल सकते हैं आप? इसका मोल निकाल सकते हैं मेरा बेटा? जी सर। इसका Yes, इसका sir. एमआर कितना होगा बेटा? C60 का 60 होगा। 12 multiplied by 60. शाबाश, 12 मल्टीप्लाई बाय 60, 720। तो अगला टारगेट है मोल निकालने का। आपने ऐसे करके मोल निकाल दिया। आंसर 3 से 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना होता है, तो मैंने 2.00 करके लिखा है। यहाँ DI भी बता दी है कि 3 to 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। आगे जाते हैं। आगे कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस दैट रिएक्टेड विथ C60। चलिए अब मुझे बताइए, पहले प्रेशर क्या था बेटा? 1.0 multiplied by 25. इतना प्रेशर था ना हाइड्रोजन गैस का? Yes, sir. अच्छा, बाद में इतना हो गया। Yes, sir. तो Yes, sir. बेटा बाकी प्रेशर कहाँ गया? बाकी तो रिएक्ट करने में खर्च हो गई ना गैस। Yes, sir. तो आप निकालेंगे कि प्रेशर डिक्रीज कितना हुआ। ठीक है बेटा, ये देखें इसमें से इतना डिक्रीज हुआ। आप क्या करेंगे? आपने डिक्रीज प्रेशर निकाला है बेटे। स्टेप 1 आपने डिक्रीज प्रेशर निकाल दिया। वॉल्यूम आपको दिया हुआ था बेटा सेंटीमीटर क्यूब में। आपको ये चाहिए। हाँ बेटा बोलो। ये नेगेटिव क्यों करा है बता देंगे आप? क्या आपने नेगेटिव क्यों? वो दो प्रेशर्स को माइनस किया ना आपने, हाँ। ये क्यों किया सर? अच्छा, आपने निकालना है। सवाल देखिए क्या लिखा है, रिएक्टेड हाइड्रोजन। तो बताइए रिएक्टेड प्रेशर लिखना चाहिए ना? जी सर। तो इसलिए इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर को माइनस किया और निकाला कितना प्रेशर रिएक्टेड है। सही है सर। ठीक है, तो जितनी हाइड्रोजन रिएक्ट होगी उतना ही रिएक्टेड प्रेशर लेंगे ना। तो जी भाई सर, ये सर। आ गया आपके पास रिएक्टेड प्रेशर। अच्छा, वॉल्यूम दिया है सेंटीमीटर क्यूब में, इसको 10 की पावर -6 लिखकर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया भाई। आर की वैल्यू 8.31 होती है बेटा। टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें 273 ऐड करके केल्विन में बना लिया। अब आ जाइए स्टेप 2। स्टेप 2 में आपने फॉर्मूला लगाया PV इज इक्वल टू NRT। एन का फॉर्मूला लगाया, सब कुछ वैल्यूज पुट की, आपके पास मोल आ गया 3.20 इंटू 10⁻³ मोल। बोलो मेरे बच्चों, क्या ये न्यूमेरिकल समझ आ गया है? जी सर। Yes, sir. सर अगर सर। डेसीमीटर क्यूब होता तो फिर हम क्या पावर लेते? आइए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, PV इज इक्वल टू NRT की कहानी। ये देखिए, ये रही PV इज इक्वल टू NRT की कहानी। PV इज इक्वल टू NRT, ये प्रेशर है बेटा। दो 2025 फरवरी मार्च तक या तो प्रेशर, अच्छा आपको प्रेशर लिखना है बेटा पास्कल में। तो एग्जाम में 2025 तक या तो उसने किलो पास्कल पूछा है या इसने पूछा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर।
या पूछा है एटमॉस्फेयर। याद रख लेना, किलो पास्कल हो तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 लिख देना, खुद ब खुद पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो तो कुछ भी नहीं करना, एक ही बात है। अगर एटमॉस्फेयर हो तो मल्टीप्लाई कर देना 101 इंटू 10⁻³ से। बोलो बेटा, प्रेशर की कहानी खत्म हो गई, समझ आ गया? जी सर। आ जाओ वॉल्यूम देखते, वॉल्यूम। ये है वॉल्यूम, ये होना चाहिए मीटर क्यूब में। 3 तरह से आपसे एग्जाम में पूछा इसने। एक पूछा सीएम क्यूब में, एक पूछा डीएम क्यूब में। अगर सीएम क्यूब हो तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 कर देना। अगर डीएम क्यूब हो तो 10 की पावर -3 कर देना, खुद ब खुद मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। टी अगर केल्विन में होना चाहिए, केल्विन। अगर सेंटीग्रेड में टेम्परेचर तो 273 ऐड कर लेना। बोलो, बात समझ आ गई है बेटे? जी सर। तो ये आप अपने पास लिख के रख लें, ये DI समझ के लिख लें, कुछ भी समझ के लिख लें, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए 4th पार्ट आपसे कह रहा है, गौर से सुनना बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालें। आपसे कह रहा है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालें। तो भाई मैंने सबसे पहले क्या लिखी, इक्वेशन लिखी ये वाली। मैंने पूरी ये इक्वेशन लिख ली बेटा। फिर मैंने देखा C60 के मोल कितने हैं, ये आ गया C60 के मोल, मैंने ये लिखा। फिर मैंने कहा हाइड्रोजन के मोल्स कितने, यहां लिख लिया। बताइए इन दोनों में से छोटे मोल्स किसके हैं? C60 के। दोनों को C60 के मोल से डिवाइड किया, इधर 1 आ गया, इधर 16 आ गया। बताइए H2 16 आ गया ना, यस सर। जी ना सर। बेटा 16H2 आ गया ना। तो बताइए टोटल कितने हाइड्रोजन होंगे? 32। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है C60H32। सर ये जो आपने रेशियो मेथड लगाया है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला लगाया है? हाँ मेरा बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला लगाया ना, उससे ही तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं ना। ओके ओके। लेकिन याद रखिएगा, मेरी बात गौर से सुनिएगा, ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। मुझे नहीं मालूम मार्किंग स्कीम में कैसे हुआ हुआ है, लेकिन ये बड़ा बेहतरीन तरीका है। इससे आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पेपर 3 में इस्तेमाल होता है। इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए। इससे आपने असल में मोल रेशियो निकाला है, असल में ये मोल रेशियो है। तो इसमें 1:16 का मोल रेशियो आ रहा है, तो मैंने यहाँ 16 को 2 से मल्टीप्लाई करके 32 निकाल लिया। बोलो क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया है? जी सर। जी सर। अच्छा जी, अब इसका डी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, Mg2Si। अब ये कह रहा है Mg2Si को आपने डाल दिया है HCl में, तो आपने बताना है ये बना है SiH4 और मैग्नीशियम क्लोराइड भी बना है। आपने इसकी इक्वेशन बनानी है। देखिए मैंने कैसे बनाई, गौर से सुनिएगा। ये क्वेश्चन में गिवन है, मैंने यहां से लिखा, ये गिवन है, मैंने यहां से लिखा। मैग्नीशियम क्लोराइड गिवन है, मैंने यहां से लिखा। HCl से रिएक्ट कर रहा है, मैंने यहां से लिखा। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा बेटा, इधर बताइए कितने मैग्नीशियम है? 2। तो इधर मैंने 2 लिख दिया। बताइए अब क्लोरीन कितने हो गए? 4। 4। यहाँ मैंने 4 लिखा, देखें बैलेंस है। इसने यहाँ लिखा था ये गैसियस है, लिहाजा मैंने गैसियस लिखा।
ऑल क्लोराइड आर वाटर सॉल्युबल यहाँ लिखा, HCl एक्वस यहाँ लिखा, यहाँ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम अब देखिए क्या लिखा है, सेम टाइप ऑफ बॉन्डिंग एंड डायमंड, डायमंड सॉलिड होता है लिक्विड होता है, क्या होता है, सॉलिड। सॉलिड होता है, और सिलिकॉन रिएक्ट विद मैग्नीशियम टू फॉर्म मैग्नीशियम सिलिकेट, तो इसीलिए मैंने इसका नाम यहाँ पे सॉलिड लिख दिया इसको। सर लिखा हुआ भी सर है नीचे लिखा है सॉलिड। सॉलिड Mg2Si। अरे यहाँ पे भी लिखा है, चलो जान छूटी। अच्छा बताओ सिलिकॉन कौन से ग्रुप में है, ग्रुप 4। तो कितने बॉन्ड बनाने चाहिए, 4। और यहाँ कितने बॉन्ड दिए हुए बनाने को, 4। तो इसका मतलब ये हुआ मेरा बेटा, बॉन्ड बनेंगे 4 और पीछे कुछ भी नहीं बचा यानी 0, ऐसा ही है ना बेटा। जी सर। तो 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर टेट्राहेड्रल होगा। हमने ये शक्ल भी बना दी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल का एंगल होता है 109.5 और हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया बेटा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कैल्शियम मेटल रिएक्ट्स रेडिली विद मोस्ट एसिड व्हेन कैल्शियम मेटल इज प्लेस्ड इन अ सल्फ्यूरिक एसिड, ये देखें सल्फ्यूरिक एसिड, इट रिएक्ट्स vigorously at first, after a short time the layer of calcium sulfate form। देखिए जैसे आपने ये देखिए रेड वाला कैल्शियम है ना, आपने जैसे सल्फ्यूरिक एसिड डाला ना बेटा, तो कैल्शियम सल्फेट सॉलिड बन गया, यानी सॉलिड के अराउंड एक और सॉलिड, ये रहा कैल्शियम सॉलिड और इसके अराउंड बन गया एक और कैल्शियम सल्फेट सॉलिड। ये प्रोटेक्टिव नॉन पोरस लेयर है, ये क्या है, प्रोटेक्टिव नॉन पोरस सल्फेट लेयर। अब ये कह रहा है बेटा सजेस्ट एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन, आप बताएं क्यों हुआ ऐसे। प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से बेटा क्योंकि ये प्रोटेक्टिव नॉन पोरस लेयर है, ये फर्दर सल्फ्यूरिक एसिड को अंदर घुसने ही नहीं देगी मेरा बेटा, फर्दर सल्फ्यूरिक एसिड कैल्शियम से मिलेगा नहीं, तो बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टिव नॉन पोरस सल्फेट लेयर। अब आपसे कह रहा है बेटा कैल्शियम इथेनोएट इज फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम रिएक्ट विद इथेन डायोइक एसिड। ये कह रहा है देखो बेटा कैल्शियम है, जब आपने इथेनोइक एसिड में डाला तो कैल्शियम इथेनोएट बनेगा और आधी हाइड्रोजन निकल जाएगी, क्योंकि 2 लगाया है तो लिहाजा एक ही डायरेक्ट हाइड्रोजन निकलेगी। अब ये कह रहा है कैल्शियम इथेनोएट में जो कैल्शियम आयन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो मेरा बेटा कैल्शियम +2 होगा ना इसमें, जी सर। तो कैल्शियम के अंदर 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे बच्चों। जब भी आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को कहे तो पहले तुम लिखना पूरी कंप्लीट लिखना, कंप्लीट, फिर देखो 4 शेल वैलेंस है 3 नहीं है, तो 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, बाकी जो बचे वो उतार दो। सर हाँ बेटा बोलो। सर मेरे पास एक सवाल है कि जैसे अगर हमारे पास वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीज की या वैनेडियम की पूछता है, तो हमें क्या नाम है वो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया वाली लिखनी पड़ेगी ना उसमें। अगर आपसे मैग्नीज की पूछा तो वैनेडियम की क्यों पूछेगा। नहीं मैं पूछ रहा हूँ अगर मैग्नीज या वैनेडियम की पूछे तो हम वो अच्छा। स्टेबल वाली लिखेंगे ना। देखिए
अगर न्यूट्रल एटम की पूछ रहा है तो मैंने तो सिर्फ आपको क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन कराया है, और तो वेनेडियम चेनेडियम तो नहीं कराया मैंने। लेकिन कुछ मार्किंग स्कीम में उसने मैग्नीज में वो जंपिंग शो करवाई है इलेक्ट्रॉन की। वो सवाल अलग है, ये सवाल अलग है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा आयन बनेगा। इस क्वेश्चन में बन रहा है कैल्शियम +2, तो मैं कैल्शियम इसकी +2 बात की नहीं कर रहा, हाँ बेटा, किसकी बात कर रहे हैं आप? मुझे मेरी मैं बात वैसे कर, बात कर रहा हूँ। आप मुझे क्वेश्चन बताएं ना। मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जैसे अगर वो हमें बोले कि मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक सवाल में आई थी पेपर में, उसकी मैंने हाँ लिखी हाँ, तो उसके अंदर ये बोल रहा है कि जो जंपिंग वाला क्राइटेरिया स्टेबिलिटी का, कि वो लास्ट जो 4s2 से उसमें 3p में जंप करते हैं, तो वो वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। बेटा ऐसा तो कोई सवाल मेरी जिंदगी में मैंने आज तक नहीं देखा कि जिसमें मैग्नीज में जंप करके गया हो। कॉपर में जंप करके जाता है, क्रोमियम में सर जंप करके क्रोमियम इलेक्ट्रॉन और जाता है। कॉपर में होता ना। हाँ, इसके अलावा फिर कोई भी सवाल नहीं है। हाँ, A2 के अंदर है ट्रांजिशन मेटल में, AS में तो कोई आज तक मैंने नहीं देखा बेटा। मैंने 25 साल 20-25 साल किए हुए हैं 2002 से, मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा फीफ। सही है सर, सॉरी। आप ना मुझे बताएं, पूरा ईयर भेजिएगा अभी क्लास के बाद, मैं देख के बताऊंगा कौन सा। हाँ, A2 में आया हुआ है, A2 में आते हैं वो अलग चीज़ है। चीज़ें आसान कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने उलझा नहीं रहा ना, मैं भी आपको एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दूंगा। है नहीं ना वो, इसमें वो A2 में है। अगर आप रेड स्पॉट के पास पेपर से सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो वो उसमें AS और A2 मिक्स आते हैं। अच्छा इधर आ जाएं, चार्ज आपको मालूम है +2 है। सर हाँ बेटा बोलें। सर ये सवाल वापस समझाते हैं जिसमें आपने उसकी 3p6 वाला जो कराया था। देखो बेटा, आपने कैल्शियम लिखा ना, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जी आपने कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखी 20 इलेक्ट्रॉन की ना, सही है। उसके बाद आपने +2 की लिखनी है। तो बताओ फोर्थ वैलेंस है या थर्ड वैलेंस है? फोर्थ वाला आंसर। तो वैलेंस से निकाल दिया आपने, 3p6 आ गया। ओके। इसमें कोई जंपिंग नहीं करनी है आपने, याद रखिएगा। सिर्फ कॉपर क्रोमियम में जंपिंग होती है, वो भी आयन से पहले न्यूट्रल में। आयन में कोई जंपिंग नहीं है, आपके कोर्स में कोई जंपिंग नहीं है कॉपर क्रोमियम के अलावा। अब आपसे कह रहा है कि बेटा इथेन डायोइक एसिड का फॉर्मूला लिखें, ठीक है? आइए मैं आपको इथेन डायोइक एसिड समझाता हूँ क्या होता है। बताइए इथेन में कितने कार्बन होंगे? 2। 2 कार्बन लिख लिया आपने। बताइए ओइक एसिड क्या बताता है आपको? ओइक का मतलब कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटे, तो ये लिखा आपने, एक ये लिखा आपने, ये हो गया ना इथेन डायोइक एसिड। यस सर। हो गया ना इथेन डायोइक एसिड। तो बेटा ये था इथेन डायोइक एसिड। इसको डिस्प्लेड में लिखना तो एक एक बॉन्ड दिखा दिया। आइए मैं आपको इसका कैल्शियम से रिएक्शन करके दिखाता हूं, ये देखें। जब आप कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो देखें, एक ऑक्सीजन यहां से, हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और कैल्शियम के साथ बॉन्ड बना लेगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटे? सर हमारे कोर्स में है ये वाला। देखिए कोर्स में तो नहीं है, लेकिन अब जिसने सवाल में दिया हुआ है ये, और ऊपर नहीं मॉलिक्यूलर जब ये आपने बनाया है। बेटा ऊपर दिया हुआ ना, देखो ये दिखा हुआ इथेन, ये रहा। नहीं ये ये जो देख आपने कैल्शियम के साथ रिएक्शन कराया है इसका। बेटा, ये तो कोर्स का हिस्सा ही है ना। ये देखें इधर देखें, ये देखें, मैंने ये उतारा इसको दोबारा ऐसे, ये देखें, ये हाइड्रोजन हटाए, सही है। अब ये -1 है, ये -1 है,
बोलिए टोटल कितना चार्ज आ गया इस पर? -2 -2 आ -2 गया। कैल्शियम 2 के साथ ऐड कर दिया। बात समझ आई है बेटे? यस ये तो कोर्स का हिस्सा है। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। सर बोलो बेटा। सर आपने ऊपर जो इक्वेशन लिखी है वो गलत लिखी हुई है फिर। नहीं, वो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड से लिखी थी। सही है सही है। नीचे मैंने आपको पूरा इथेन डाइयोइक एसिड से करा दिया। सही है। अगर अगर मैं ऊपर लिखता ना इथेन डाइयोइक एसिड से समझाता, आपको समझ नहीं आता ऊपर ही। मैंने सही है। पहले वो 3 सवाल करा के फिर ये इथेन डाइयोइक एसिड से कर दिया। अब आप देखिए, आपसे कह रहा है कैल्शियम क्लोरेट। अगर आप सोडियम, आपको याद आ गया ना क्लो, यस सर। सोडियम क्लोरेट कैल्शियम के साथ भी क्लोरेट बनाया, ठीक है। आपको ये इक्वेशन याद है ना बेटा? जी सर। जी सर। ना सोडियम क्लोराइड बनता है, ना क्लो बनता है और H2O बनता है। 2 सोडियम आ गए, लिहाजा यहाँ 2 लिख दिया। ऐसा ही है ना बेटे? जी सर। अब ये कह रहा है इसकी आयनिक इक्वेशन लिखो। बताएं ये क्लोरीन गैस होगा? यस क्या होगा? गैस होगा। ये एक्वियस होगा यस और सोडियम क्लोराइड भी एक्वियस होगा। जी सर। यस ना क्लो भी एक्वियस होगा। सर। पानी लिक्विड होगा। यस सर। अब जो जो एक्वियस हैं उनको प्लस माइनस में खोलना है, और जो गैस लिक्विड सॉलिड है उनको नहीं खोलना। क्लोरीन रिमेन क्लोरीन, वाटर लिक्विड रिमेन वाटर लिक्विड। इसको खोल दिया, 2 Na 2 OH 2 Na 2 Na 2 H, एक Na एक Cl, एक Na प्लस एक किलो माइनस। अब देखिए 2 सोडियम से 2 सोडियम कट गए। दीज आर स्पेक्टेटर आइंस। बाकी कुछ भी नहीं कट रहा। क्लोरीन 2OH के साथ मिलेगा और ये बनेगा। ये गैस है, ये एक्वियस है, ये एक्वियस है, ये एक्वियस है, ये लिक्विड है। बोलो बेटा, बात समझ आ रही है? जी सर। सर सॉलिड लिक्विड गैस तीनों जो अगर होंगे तो नहीं खुलेंगे ना वो लोग, मतलब नहीं खुलेंगे, नहीं खुलेंगे। एक्वियस खुलेगा वाली बस। सिर्फ एक्वस वाले आयन में होते हैं। हाँ, सिर्फ एक्वियस वाले आयन में होता है। चलिए अगला है, बताइए डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है बेटे? सर जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है एक ही टाइम पे। एक ही टाइम पे, ठीक है। एक ही species की। अच्छा बताइए, इधर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ये देखें, ऐसे करेंगे, क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1, ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू -1, क्लोरीन इज इक्वल टू -1 + 2, क्लोरीन इज +1, तो ये +1 है। तो बताओ ये +1 से -1 ऑक्सीडाइज रिड्यूस? रिड्यूस। ये रिड्यूस हो गया। अच्छा इधर आ जाएं, Cl + 3O इज इक्वल टू -1, क्लोरीन +3 - 2 इज इक्वल टू -1, क्लोरीन -6 इज इक्वल टू -1, क्लोरीन इज इक्वल टू +5 +6 इज इक्वल टू +5। तो बेटा ये आ गया +5। बताएं +1 से +5, तो बेटा ऑक्सीडाइज्ड। अबे भाई क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रही है, रिड्यूस हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड। दोनों हो रहे हैं। जब दोनों हो रहे होते हैं उसको कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। वन स्पीशीज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। बेटा ये मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी सिखा दिए। ये यहाँ पे वर्किंग हुई हुई है, ठीक है।
जो मैंने ऊपर सिखाया है वो यहाँ हुई हुई है, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अगले पार्ट पे जाते हैं। ऑर्गेनिक का है डी। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड टू फॉर्म प्रोडक्ट वाई। यानी इससे ये बन रहा है, यानी इससे ये बन रहा है बेटा। आपने इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट डाला है। ये देखिए मैंने अब पूरी इक्वेशन शो की हुई है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसने इस हाइड्रोजन को हटाना है, इस हाइड्रोजन को हटाना है और कैल्शियम को लगाना है। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, लिहाजा इसके नीचे 2 लगा दिया। ये देखिए ये रहा CH3, ये रहा CH, ये रहा OH, ये रहा COO, कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड, ये OH, एक ऑक्सीजन पानी। बताइए इसके अलावा 2 प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे आप? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। सर कार्बोनेट जब भी रिएक्ट होगा एसिड से तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा? जी हमेशा बनेगा, हमेशा। सही है, सही। चलिए अब इसके सेकंड पार्ट पे आ जाइए। आपसे कह रहे हैं, ये सिंथेसिस का सवाल है, ये सिंथेसिस का सवाल है, गौर से देखिएगा। देखें ये बन रहा है इससे, तो बताइए क्या चीज आपको लग रही है इसमें, क्या चीज ऐड हुई है? CN ऐड हुआ है और H ऐड हुआ है। तो डेफिनेटली HCN से रिएक्ट हुआ होगा। आपने HCN लिखा, गैस। सोडियम साइनाइड सॉलिड कैटलिस्ट होगा, कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट है। इस सॉलिड को इथेनॉल में डिसॉल्व किया, तो बेटा HCN का हाइड्रोजन यहां लग गया और साइनाइड यहां लग गया। बताइए क्या ये कायरल कार्बन है? जी सर। जी सर। अच्छा अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। बताइए क्या ये 2 फंक्शनल ग्रुप सेम है, डिफरेंट है? सर डिफरेंट है। डिफरेंट है। अच्छा बताइए क्या ये sp2 हाइब्रिडाइज है? जी। जब भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो प्लेनर होगा। जब प्लेनर होगा ना तो दोनों साइड से साइनाइड अटैक कर सकता है। यहां से भी साइनाइड अटैक कर सकता है, साइनाइड यहां से भी अटैक कर सकता है। अगर यहां से साइनाइड अटैक करेगा तो क्लॉकवाइज प्रोडक्ट बनेगा या एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। अगर यहां से अटैक करेगा तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तो आपसे वो पूछ सकता है, मुझे नहीं मालूम पूछा नहीं पूछा, कि ये कायरल कार्बन क्यों बना। बेटा इसने नहीं पूछा है, ठीक है, लेकिन पूछते पूछते रह गया है। ये देखें लिख लिया है। तो बेटा मैं यहां लिख रहा हूं क्वेश्चन आपको, वाई, ये ऐड कर लेना बेटा, इथेनॉल है। वाई इथेनॉल गिव कायरल प्रोडक्ट विथ HCN। देखो बेटा इसका आंसर कैसे लिखोगे, ये देखो ये रहा। इसकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर। बे यार क्या कर रहा है? देखिए साइनाइड यहां से भी अटैक कर सकता है, ये साइनाइड यहां से भी अटैक कर सकता है।
आप मेरी बात समझ रहे हैं? प्लेनर है, प्लेनर का मतलब होता है सारी तरफ से एक ही जैसा स्ट्रक्चर है। बेटा अगर आपके पास सामने प्लेट में एक केक रखा है जो चारों तरफ से एक ही जैसा है, तो कहीं से भी खा लो, बात एक ही है। तो ये प्लेनर है, प्लेट में रखा है, कहीं से भी अटैक हो सकता है। ये देखिए दो ऑप्शन होंगे, ये देखें, ये रहा कार्बन, ये देखें, अगर साइनाइड ने यहां से अटैक किया तो साइनाइड यहां लगेगा, अगर साइनाइड ने यहां से अटैक किया तो यहां लगेगा। यहाँ OH होगा, यहाँ OH होगा। अब आपकी मर्जी है, इसके साथ CH3 लिखें, इधर H लिखें, इधर CH3 लिखें, इधर H लिखें। इनमें से एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। दोनों ऑप्टिकल आइसोमर हैं। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। अगर आप ये बना के आएंगे नंबर नहीं मिलेंगे, रीजन लिखना पड़ेगा। ऑन बोथ साइड ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड two different substituent, two different groups are attached. क्या नाम है उनका? CH3 and H. दूसरा पॉइंट लिखेंगे, Geometry is trigonal planar, so both sides Exactly. are available to attack. बिल्कुल सही कह रही हैं आप मेरा बेटा। इथेनॉल इज ट्राइगोनल प्लेनर, सो न्यूक्लियोफाइल, क्या नाम है, साइनाइड, कैन अटैक on both sides of the carbon oxygen double bond. As a result, two isomeric products are formed. बेटा ये पास पेपर का ही क्वेश्चन है, आई थिंक 2022 का ही है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हम। फिर जैसे ये बना, आपने इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, एसिड हाइड्रोलिसिस होगी, साइनाइड कू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां से देखिए आपके पास ये अल्कोहल है, क्या नाम है इसका, ये फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है और ये सेकंड डिग्री अल्कोहल है। ये फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है, ये सेकंड डिग्री अल्कोहल है। तो बेटा फर्स्ट डिग्री अल्कोहल क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा ही है ना बेटा, फर्स्ट डिग्री क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, और सेकंड डिग्री बनाता है कीटोन। तो ये देखो बेटा, बन गया कीटोन, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर आपने इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट डाला NaBH4, तो कीटोन वापस अल्कोहल बन गया। आपसे पूछा है रिएक्शन 1 के रिएजेंट बता, ये लिख दिया आपने रिएजेंट। आपसे रिएक्शन 3 का पूछा है, आपने बोला ऑक्सीडेशन करनी है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज K2Cr2O7 एसिडिफाइड, ये लिख दिया। आपसे पूछा रिएक्शन 2 का नाम, आपने लिखा एसिड हाइड्रोलिसिस, क्योंकि साइनाइड कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। आपसे पूछा है NaBH4 क्या है, आपने लिखा रिड्यूसिंग एजेंट। फिर इसके लास्ट पार्ट में आपसे पूछा है व्हाट इज कायरल सेंटर, तो आपने लिखना है अ कार्बन विच कंटेन 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट यानी ग्रुप।
आपने ये भी लिखना है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। कायरल सेंटर हैज नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेजेस। ओ भाई, कायरल कहते हैं हैंडेडनेस को, आपके दोनों हाथ एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। ये देखो बेटा, ये 2 हाथ मैंने बना दिए आपके, राइट और लेफ्ट। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर मैं इस हाथ को ऊपर उठाऊंगा, इसके ऊपर रखूंगा, तो क्या इम्पोज हो रहा है, No, No, sir. ओवरलैप हो रहा है? no, sir. इसको कहते हैं कायरल, हाथों की क्वालिटी। ये मिरर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर 2 मिनट ऊपर कीजिएगा। अच्छा मेरा बेटा, बेटा मैंने अब आपके ना टॉपिकल टेस्ट लेना शुरू कर रहा हूँ इंशाल्लाह। आपको 2 चैप्टर के टेस्ट में बना के दूंगा कल। आपने सॉल्व करना है, मैं ही मार्किंग स्कीम बता के दूंगा आपको। आपने खुद ही चेक करना है, जिसको जो समझ में ना आए, जिसके जो एरर हो, मुझसे ऑनलाइन में पूछ लेना है आपने। सर, जी बेटा बोले। आप प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करवाएंगे ऑनलाइन? मैं सब कुछ कराऊंगा, अभी मुझे थ्योरी कराने दें, ठीक है? मैं सब चीज़ें कराऊंगा, जूबिया परेशान नहीं होइएगा। चलिए, अब है आर रिएक्शन स्कीम इन्वॉल्विंग साइक्लोहेक्सेन इज शोन। बताइए, इसमें ये अल्केन है ना? यस सर। अल्केन से अगर हैलोजन अल्केन बनता है तो इस रिएक्शन का नाम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, और क्लोरीन गैस चाहिए होती है यूवी लाइट में। जब आपने हैलोजन अल्केन से अल्कीन बनाना होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं इथेनॉल के अंदर। इस रिएक्शन का नाम होता है एलिमिनेशन। यहाँ वाला हाइड्रोजन इस Cl के साथ मिलकर HCl निकालता है और डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। आपसे पूछ रहा है रिएक्शन 1 की कंडीशन बताओ, आपने लिखना है यूवी लाइट। आपको ये पूछ रहा है इसका स्टेप बताओ। बताओ, ये नॉन फ्री रेडिकल से फ्री रेडिकल बन रहा है, इसे क्या कहेंगे? इनिशिएशन। शाबाश, नॉन फ्री रेडिकल से फ्री रेडिकल का बनना इनिशिएशन। बताइए, फ्री रेडिकल से फ्री रेडिकल बन रहा है प्रोपगेशन। प्रोपगेशन। बेटा सही कहा आपने, ये फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल से फ्री रेडिकल बन रहा है, इसको कहते हैं प्रोपगेशन। बताएं, क्या ये भी प्रोपगेशन है इसके नीचे वाला? जी सर। क्यों है प्रोपगेशन बेटा? सर क्योंकि ये भी फ्री रेडिकल बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब आप देखें, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है? तो क्या आपको इसका कहीं फ्री रेडिकल नजर आ रहा है? जी हाँ, ये नजर आ रहा है इसका फ्री रेडिकल। आपने यहाँ लिखा इसको, उसके बाद ये रहा इसका फ्री रेडिकल क्लोरीन का, ये रहा, इसको यहाँ लिखा, दोनों फ्री रेडिकल को जोड़ दिया, फ्री रेडिकल टू नॉन फ्री रेडिकल टर्मिनेशन। बोलो बेटा, बात समझ आ रही है? जी सर। ये भी फ्री रेडिकल है, ये भी फ्री रेडिकल है, और ये नॉन फ्री रेडिकल है, इसका नाम है टर्मिनेशन। रिएक्शन 2 का नाम पूछ रहा है, आपने लिखा क्योंकि सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन रहा है, एलिमिनेशन। अब आप दिखा रही रिएक्शन 2। अच्छा मेरा बेटा, ये रहा रिएक्शन 2। ओके सर। अच्छा बेटा, अब ये अगला क्वेश्चन है, हेक्स-3-ene is an isomer of cyclohexane. Hex-3-ene can be converted into प्रोपेनोइक एसिड। अब आपने इसके रिएजेंट बताने कैसे, ये देखें, हेक्स-3-ene 4, 5, 6
कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, X3ene, इससे बन रहा है प्रोपेनोइक एसिड। तो बताइए नंबर ऑफ कार्बन कम हो रहे हैं बढ़ रहे हैं? कम। जब भी अल्कीन में नंबर ऑफ कार्बन कम हो रहे हो ना, तो KMnO4 कॉन्सेंट्रेटेड हॉट डालना है, एसिडिफाइड। अब क्या होगा, गौर से देखना बेटा, ये यहां से टूटेगा। अब क्या बनेगा, एक ये बनेगा, और एक ये बनेगा। इधर O लगा दोगे, इधर OH, इधर OH, ये है प्रोपेनोइक एसिड। और ये है प्रोपेनोइक एसिड। तो बेटा आपको ये बात समझ आ गई, हीट भी करना पड़ेगा, हीट अंडर रिफ्लक्स, हॉट लिखा है मैंने। यस सर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो एनालिटिकल से। बताइए 102 और 103 में कितना डिफरेंस आ रहा है? +1। 1 का फर्क आ रहा है, 1 का। तो डेफिनेटली ये M होगा और ये M+1 होगी पीक। बताइए M+ की अबेंडेंस कितनी है बेटा? 6.5। नहीं, M+ की, M+1 नहीं, M+। 100। और M+1 की कितनी है? 6.5। तो बेटा आप नंबर ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं। हाँ, आपसे पूछा है साबित करो, प्रूफ करो कि 6 कार्बन है। तो नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 100/1.1 M+1 डिवाइड बाय M+। यहाँ लिखा फॉर्मूले का 100, यहाँ लिखा फॉर्मूले का 1.5। ये M+1 की पीक, ये M की पीक, M+ की पीक। आंसर आ जाएगा 5.9, यानी 6 कार्बन। बोलो यहां तक मेरी बात समझ आ गई है? जी सर। अच्छा, अब 6 कार्बन है तुम्हारे पास, ठीक है। बोलो क्या ये हाइड्रोकार्बन है? नहीं, नहीं है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना? जी सर। बोलो कार्बन कितने हैं? 6। तो इसका कितने कार्बन का AR होगा? 6। नहीं, 6 कार्बन का होगा ना, तो 72 आ जाएगा ना। यस सर। सर टोटल आपको कैसे पता कि हाइड्रोकार्बन नहीं है? क्योंकि ऑक्सीजन भी लिखा है ना इधर। ओके सर। सर हमें कैसे पता कि 6 हैं? अरे अभी तो निकाला आपने 6 कार्बन। ओके सर, सॉरी। सही है, कोई बात नहीं मेरा बच्चा। ये देखो, तुम्हें टोटल 72 है, MR इसका 102 है, तो 102 में से 72 निकालो, कितना आ जाएगा? 30। अब बताओ 30 में कौन से 2 एलिमेंट बाकी हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का AR कितना होता है बेटा? 16 से डिवाइड कर दो। ऊपर जो आएगा ना कोशेंट, वो ऑक्सीजन को दिखाएगा, आखिर में जो रिमाइंडर आएगा वो हाइड्रोजन को। तो 16 × 16, रिमाइंडर आ गया 14, हाइड्रोजन 14 है, ऑक्सीजन 1 है, C6H14O। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लिया। बोलो बात समझ आ रही है? सर जब हाइड्रोकार्बन होता है तब हम 12 से डिवाइड करते हैं ना? जब हाइड्रोकार्बन होता है 12 से डिवाइड करोगे, क्वोशिएंट जो है वो नंबर ऑफ कार्बन है, रिमाइंडर हाइड्रोजन है। अब मैंने यहाँ कार्बन को निकाल लिया, अब मेरे पास 2 एलिमेंट बचे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो 16 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर था हाइड्रोजन, जो क्वोशिएंट था वो ऑक्सीजन। सर ये आपने पॉजिटिव माइनस किया, 72 से समझा दें। तुम आप मुझे बताइए, टोटल कार्बन 12 है ना या 6 हैं? सर 6 है। तो कार्बन का AR होता है 12,
तो जी 72 AR हो गया बिकॉज ऑफ द कार्बन। जी सर। टोटल इसका मास है 102। ये देखो ये रहा 102। ओके। तो 102 में से 72 निकाला 30। अब इस 30 में सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होगा, जी 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 इसलिए 16 से डिवाइड किया है। सही है सर, थैंक यू। अच्छा अब ये कह रहा बताओ 31 किसकी पीक होगी? 31 पीक किसकी होगी ये पूछ रहा है। ठीक है, अब आपको ऐसा लग रहा है ना कि इसमें अल्कोहल भी हो सकता है, तो भाई मैंने क्या एक कार्बन लिया, मेरी बात समझ रहे बेटा? यस सर। एक जी सर। कार्बन लिया, 2 हाइड्रोजन लिए, एक ऑक्सीजन लिया, एक हाइड्रोजन लिया, तो 31 हो गया। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसे करता, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6। सही है मेरा बच्चा? अब जरा कैलकुलेटर निकालो, ये कितना आ रहा है? 1 में 16 ऐड करो, कितना आ रहा है? 17। 17। 17 में 2 ऐड करो, कितना आ रहा है? 19। 19 में 12 ऐड करो, कितना आ रहा है? 31। 31। चलो मेरा बच्चा मुझे जल्दी से बताओ, ये खड्डे वाली पीक क्या बता रहा है, कौन है ये? अल्कोहल। OH। OH। अल्कोहल नहीं है, OH है। बताओ 3000 से ज्यादा है 3000 से कम है? ज्यादा। ज्यादा। जब भी 3000 से ज्यादा होता है तो वो अल्कोहल होता है। अब आप देखें इधर हाथ वाली पीक भी आ गई है CH की। हाथ वाली भी पीक आ गई है CH की। बेटा 1000 पे पीक आती है CO की। आपके पास OH की पीक भी आ गई, CH की पीक भी आ गई, CO की पीक भी आ गई। तो बताइए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पता चल रहे हैं आपको बेटा? OH पता चल रहा है? जी सर। वही रेंज लिखी जो मैंने आपको ग्रीन से हाईलाइट की है। तो डेफिनेटली इसके अंदर क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो गया जो ऊपर निकाला है। बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। Yes। तो इससे इसने कहा था आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन X, बी इन्फॉर्मेशन ऑफ 5.2 और 5.1, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। तो डेफिनेटली ये पीक आ रही है, इसलिए ये अल्कोहल है। बेटा आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जी सर। सर लास्ट वाला क्वेश्चन दिखा दो। अच्छा अच्छा बेटा मैं लास्ट वाला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। सर आपने जो डिवाइड किया था पीछे जो क्वेश्चन था जिसमें आपने 16 से डिवाइड किया था, वो 16 से क्यों किया था? बताइए ऑक्सीजन का AR क्या होता है? अच्छा 16। इसलिए अगर कार्बन का होता है तो 12 से करते हैं। सही है सर। अच्छा मेरी बात सुने, एक तो 2 काम हमने करने हैं, ठीक है? एक काम ये करना है कि आपको टेस्ट बना के दूंगा चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 का। मैं कुछ कॉलेजेस में वर्कशॉप करा रहा हूँ, तो जब 2 चैप्टर हो जाएंगे उनको टेस्ट दूंगा तो मैं आपको भी दे दूंगा। जो बच्चे मेरे कॉलेज में आ ही नहीं रहे, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको किसी वर्कशॉप की जरूरत ही नहीं है, उनको टेस्ट दे दूंगा मैं। ठीक है, एक ड्राइव बनाऊंगा, उस ड्राइव में टेस्ट डालूंगा। एक ड्राइव बनाऊंगा उसमें पास पेपर ईयरली का सोल्यूशन डालूंगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। देखें ये मैंने कितना डिटेल में पेपर सॉल्व कर दिया, हर चीज इसके अंदर है। सर आप ये PDF भेज दीजिएगा। मैं बिल्कुल बिल्कुल अभी जो है ना एक ड्राइव बना रहा हूँ उसमें डाल दूंगा बेटा, ठीक है? सर इसकी रिकॉर्डिंग आप कब तक सेंड करेंगे? मैं अभी रात में ही कोशिश करूंगा मैं आपको भेज दूं। अच्छा मेरी बात सुने, अब मैं कोशिश करूंगा कि कल भी आपकी क्लास लूं, ठीक है? ओके सर। कल मैं आपको
मैसेज कर दूंगा, दोपहर में शायद क्लास लूँ क्योंकि रात को मेरी कंटिन्यूस क्लासेस हैं। तो मे भी पॉसिबल है कि मैं आपकी मॉर्निंग में क्लास ले लूँ 12-1 के बीच में, ठीक है। एक ईयर कराऊंगा 2016 का स्पेसिमेन। चलो मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज़।